Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9. Dear CS professional students, यहाँ कंटिन्यूस सेशन चल रहा है. ध्यान लगा के पढ़िएगा. इस सेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और फर्स्ट क्वेश्चन तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है. याद रखिएगा इस चैप्टर से ये क्वेश्चन अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है. आने वाले और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर हम लोग हर चैप्टर से 5 to 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर देखें तो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस की कैटेगरी में है. सो ध्यान सुनना. अब भी कहना 5 मिनट्स अपना वॉच पे लेके काउंट करना स्टार्ट कर दो. 5 मिनट में याद करा दूंगा. क्या है सर? जी हाँ, केवाईसी के अंदर अगर आप केवाईसी आप सपोज कीजिएगा, अगर एक प्रोफेशनल अगर केवाईसी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब सर समझो प्रोफेशनल्स को गाइडेंस दी गई कि भैया आईसीसीआई भी कहता है, वो भी बताऊंगा अभी, आईसीसीआई भी कहता है कि आपको अपने क्लाइंट्स की केवाईसी करनी जरूरी है. किस तरह से करेंगे उसकी गाइडलाइंस भी बताई गई हैं, आपको फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, बट अगर केवाईसी को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, आई नो दैट वेरी वेल, तुमने यहां देख रहे हो सर रेपुटेशन रिस्क. अरे याद करना है, समझ के भी याद करना है. राइट. सो 4 तरीके से रिस्क होंगे जो नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ केवाईसी की वजह से अराइज हो सकते हैं. सबसे पहला रेपुटेशन रिस्क. जस्ट थिंक अबाउट इट. आप मान लीजिएगा एक ऐसे क्लाइंट को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज्ड है. बात पकड़ में आ रहा है क्या सर? ऐसा क्लाइंट जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज्ड है और पता लगता है भाई साहब ने फ्रॉड कमिट कर दिया, वो तो निकल गए यहां से. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज ये हो जाएगा कि कौन प्रोफेशनल था जो अपनी सर्विसेज दे रहा था. तो आप सोच के देखिएगा, क्या पब्लिक आप पर फेथ करेगा? नहीं सर. लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि भाई ये तो है ना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वालों को पकड़ ही नहीं पाता, उनकी प्रॉपर केवाईसी नहीं करा. अगर प्रॉपर केवाईसी किया होता तो फ्रॉड करने का चांसेस बहुत कम हो जाता. बात पकड़ में आ रहा है. सो सबसे पहला जो रिस्क अराइज हो जाएगा वो होगा रेपुटेशनल रिस्क. ऑलराइट. फिर दूसरा रिस्क होगा ऑपरेशनल रिस्क. क्या सर? ऑपरेशनल रिस्क. जी हाँ, लॉसेस हो जाएंगे. क्यों से लॉस हो जाएंगे समझो. ऑपरेशनल इसका मतलब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा. आपको लॉस होगा बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी आपने केवाईसी नहीं करी है. इससे कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल बॉडी है उसकी ऑफ कोर्स उसको ऑपरेशनल रिस्क अराइज होगा, उससे लॉसेस होंगे. उसको क्या हो रहा है? तीसरा रिस्क जो अराइज होगा वो होगा, सोच के देखो कि ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं, जैसे ध्यान सुनना, सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर कोई प्रोफेशनल पता लगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज हो गया, या कुछ तो ऐसे भी प्रोविजंस हैं जहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है. मतलब आप ये क्या के नहीं बच सकते हैं कि मुझे नहीं पता था. बात पकड़ में आ रहा है. प्रोफेशनल्स याद रखेंगे, इस बात को भी कंसीडर करेंगे क्या कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई और उसके अंदर उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी भी बनेगी, पनिशमेंट है सर. तो मतलब रिस्क जो कहा जाएगा, रिस्क दैट अराइजेस लीगली. ऑलराइट सर. एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना. आज एक बात सोच के देखो, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को या डिक्लेरेशन को दे रहा है तो उन्हें लगता है कि हाँ जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है. और बैंक्स इंस्टीट्यूशन से भरोसा करते हैं कि जी हाँ प्रैक्टिसिंग सीएस ने बात कही है तो कहीं ना कहीं हम श्योर हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं. लेकिन अगर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे सर्टिफिकेट्स या डिक्लेरेशंस ऑफ कोर्स विदाउट कंडक्टिंग प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस वो दे देते हैं अपने क्लाइंट्स को, और वो क्लाइंट जाकर बैंक से लोन ले लेता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेता है, और बाद में उसका क्या होता है, लोन को लेके वो फरार. वो बन गए विजय माल्या या बन गए नीरव मोदी. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग जानते हैं अच्छे से. तो ऐसा केस में बैंक और फाइनेंशियल का लॉस होगा ना. सो याद करो मेरे साथ में 4 ऐसे रिस्क हैं जो नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ केवाईसी की वजह से अराइज होंगे. पहला रिस्क बोलेंगे मेरे साथ में रेपुटेशनल रिस्क. बोलो यहां पर देखकर, रेपुटेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क. दूसरा रिस्क क्या अराइज होगा? ऑपरेशनल रिस्क. वन मोर टाइम, ऑपरेशनल रिस्क. तीसरा रिस्क क्या होगा? रिस्क दैट अराइजेस लीगली. और फोर्थ वन इज फाइनेंशियल रिस्क. 4 रिस्क साथ हुआ. एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आराम से लिख के आइएगा, 4 मार्क्स लेके आइएगा. एक बात हमेशा याद रखो, क्या होगा, आपका टारगेट अगर 70 है ना, तो 70 तक पहुंचने के लिए आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखना होगा, सीखना होगा. पढ़ना हम सभी रहे हैं, सब कुछ पढ़ना हमको, नो डाउट हमको पढ़ना है. बाकी यार देखो सीधी सी बात है, अच्छा सीएस बनना है तो पढ़ना सब है, ठीक है, लेकिन हर एक चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इंपॉर्टेंट मतलब एकेडमिक पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है.
सो ऐसे में हमें वहां ध्यान से सीखना है, और हम जब छोटा छोटा नंबर जोड़ेंगे ना, 4 मार्क्स यहाँ से 5 मार्क्स, तो ऐसे टोटल करके हम हमारा 70 प्लस का टारगेट में जाएंगे। ऑलराइट, आई एश्योर यू। और देखो यार, अब कई रिजल्ट्स में बात प्रूव हुई है, मैं बार बार नाम लेता हूँ सृष्टि का, बिकॉज सृष्टि ने प्रूव किया अपने आप को ना। तो 70 स्कोर करना, 68 स्कोर करना ऑफ कोर्स किया जा सकता है अगर आप मेहनत करेंगे। ऑलराइट, चलिए आइए, मोटिवेशन हो गया, आप सीधा काम पे बात करते हैं। सो पहला हमारा टॉपिक जो वो क्या था, रिस्क अपॉन ड्यू केवाईसीज। क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं ड्यू टू नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ केवाईसीज। फर्स्ट, वन मोर टाइम बेटा, एक बार और वापस, रेपुटेशनल रिस्क। सेकंड बोलो मेरे साथ में, ऑपरेशनल रिस्क। थर्ड बोलो, रिस्क कैसे राइज हो रहा है, लीगली। एंड द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल रिस्क। आओ फटाफट रीड करते हैं और इस टॉपिक को अपने साथ याद कर लेते हैं। आ जाओ, रेपुटेशनल रिस्क। Some instances like if a company entered into fraudulent transactions and later on if the public will come to know about it, then this would create a sense of insecurity among the public. This would harm the reputation and it would be hard for the professional to attract client in future. And it is advisable to keep proper KYC of clients. Simple सा बात, चिंता मत करो, बताऊंगा कैसे रखी जाती है, उस प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, पहले यहां से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि उसका रीजन है, मैं चाहता हूं सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हारा रेडी करवा दूं। ठीक है, पहला क्लियर हुआ, रेपुटेशन रिस्क क्लियर हुआ। ऑलराइट सर, फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क, जहां पर आपको लॉस होने वाला है भाई साहब। कैसे, देखो, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लिटिगेशन, डिस्प्यूट्स, ड्यू डिलिजेंस, पीपल, सिस्टम, ऑल्सो फ्रॉम द एक्सटर्नल इवेंट्स। तो अल्टीमेटली जो प्रोफेशनल अपनी एक्टिविटी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अल्टीमेटली उसको क्या होगा, उसकी वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, वो ऑपरेशन अपनी प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, वो लॉस हो जाएगा। किस लिए वजह से लॉस हो रहा है सर? क्योंकि यू नो व्हाट, प्रॉपर उसके पास में कोई इंटरनल प्रोसेस नहीं था, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की थी, लिटिगेशंस हो जाएंगे। क्यों? आप सोच के देखो, एक प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज दे रहा है और पता लगा लेटर ऑन वो गड़बड़ हुई वहां कंपनी में, कोई कंपनी ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी अपने। अब सोचने वाला बात है, आपका क्लाइंट अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेगा तो आपको थोड़ा छोड़ जाएगा, प्रोफेशनल फर्म्स भी लायबल हो जाती हैं। तो पता लगा लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, कभी डिस्प्यूट कोई राइज हो गया, बात पकड़ में आ रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, अल्टीमेटली क्या होगा सर, लॉसेस होंगे सर। बात पकड़ में आया? तो दूसरा क्लियर है, ऑपरेशनल रिस्क। तीसरा, रिस्क दैट अराइजेस लीगली। Any client would get involved in any illegal activity, it will also attract the penalties and adjudication on professional। सबसे धाकड़ सेक्शन जो है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 447, मेरा बच्चा लोग अवेयर, मैं जानता हूं अच्छे से। ठीक है, सो यहां पे ध्यान रखिएगा इस बात का भी कि पेनल्टीज उसको छोड़ेंगे नहीं क्लाइंट, क्योंकि वो तो है ही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। प्रोफेशनल फर्म्स भी बेचारी लपेटे में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा, रिसेंट कई केसेस हुए हैं 2022 के अंदर भी, आप स्टॉक चेक कर सकते हो। फिर आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किसको होने वाला? बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि उन्होंने तो इस भरोसे पे ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशन चेक किया कि ये प्रैक्टिसिंग सीएस ने या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इशू किया है, डिक्लेरेशन दिया है, सो वो तो इस भरोसे पे लोन सैंक्शन कर दिया। लेकिन लेटर ऑन पता लग रहा है कि प्रॉपर तो केवाईसी प्रोफेशनल जो कि हाँ उसके पास भी नहीं है। सो इफ एनी प्रोफेशनल विदाउट कंपाइलिंग विद द केवाईसी नॉर्म्स provides its services relating to its certification, declaration, and any financial institutions gives a loan to the customer, and then later on bank fails to identify the customer, then it will be hard for the bank to retrieve its money, which will result into financial loss। अब मेरे बच्चे लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन याद हुआ। पहला बात था क्या था? रेपुटेशनल रिस्क होगा, दूसरा ऑपरेशनल रिस्क राइज हो जाएगा, तीसरा रिस्क अराइजेस, risk that arises legally, and fourth one is, बोलो एक बार जल्दी से, financial risk। क्लियर हुआ? ये 4 तरह का रिस्क। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात सुनना, एक क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया वाला, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बता रहा हूं। ठीक है, आपको वैसे याद, वैसे ही हम समझ लेंगे इसको। ठीक है, देखो यहां पर कुछ केवाईसी नॉर्म्स बताए हुए हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के लिए कि अपने वो क्लाइंट्स के लिए क्या क्या डिटेल्स को रखें। ठीक है, अब क्योंकि एक बात हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज हैं या टेररिज्म फाइनेंसिंग की बात करें, जो कि बेसिकली यू नो व्हाट, फंडिंग कर रहे हो टेररिज्म को। ठीक है, और खास तौर से एक बात समझने वाली है कि इसका सारा इंपैक्ट जानते हैं आप, कंट्री की इकोनॉमी में पड़ता है। ठीक है, तो ये रेगुलेटर्स ने मैंडेटरी कर रखा है कि भाई केवाईसी करना मैंडेटरी है, आप लोगों को केवाईसी करना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, हम लोग केवाईसी करेंगे।
अब जैसे अगर बात करें हम लोग कंपनी केसेस में, तो क्या क्या हम बेसिक कंटेंट्स या बेसिक पर्टिकुलर्स कंपनी के कवर करने चाहिए। जैसे अब यहां पर देखो, जैसे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दे रखा है क्लाइंट इंफॉर्मेशन में। अब आप क्या क्या करेंगे कि नेम ऑफ द एंटिटी क्या है, कोई एलएलपी है तो वो बताइएगा, कंपनी है बताइएगा, किसी पार्टनरशिप फर्म को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हाँ, सोल प्रोप्राइटर को दे रहे हैं, जिसमें केसेस में डिक्लेरेशंस होती हैं, ठीक है, उस केस में बोल रहा हूँ। सो आप ये बताएंगे। फिर उसका सिन या रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं ऐसी एंटिटीज बेसिकली, ठीक है, जो जैसे लाइक पार्टनरशिप हो गई, सोल प्रोप्राइटर है, ट्रस्ट है, ठीक है, उनके आप उनको रजिस्ट्रेशन नंबर, सिन नंबर बताइएगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, टाइप ऑफ एंटिटी बताइएगा, प्राइवेट है, पब्लिक है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, बात पकड़ में आ रहा है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज हैं, ये बताइएगा टाइप क्या है उसका। देन बिजनेस डिस्क्रिप्शंस दीजिएगा, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस। मेरा कई लोग बच्चे लोगों को नहीं पता होगा कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और अच्छी बात है अगर पता है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, बट क्या करेंगे, रट्टा मार के छोड़ देंगे, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनेगा। देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस तो मेरे बच्चा लोग बहुत से जानते हैं ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जिस स्टेट में पर्टिकुलरली रजिस्ट्रार के पास जहां आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, बात पकड़ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज होंगी अब दिल्ली आरओसी, क्योंकि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, और रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा आपका दिल्ली के अंदर, दिल्ली जुरिडिक्शन के अंदर, तो वहां आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज करेगा। ये यहां पर क्या हो गया आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो सारे नोटिस आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेगा। कॉर्पोरेट ऑफिस बेसिकली क्या होता है समझना, जहां से कंपनी अपना बिजनेस को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड ऑफिस आपने दिल्ली बना लिया, लेकिन मुंबई में आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है। मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस इसलिए है क्योंकि सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स बिजनेस को वहीं से कंट्रोल करते हैं, वो हर एक तरीके से बिजनेस के कंट्रोल करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जनरली कॉर्पोरेट ऑफिस पे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बैठते हैं और वो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो रहा है एकदम? ऑलराइट सर। एड्रेस और एड्रेस ऑफ ब्रांच ऑफिस अगर वो बताइएगा, पैन एंड नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द इनकम टैक्स क्लर्क सर्कल्स है, ईमेल आईडी बताइएगा, टेलीफोन नंबर्स हैं, फैक्स नंबर्स हैं, बैंकर्स ऑफ द एंटिटीज हैं, मेजर क्लाइंट कस्टमर इंफॉर्मेशन, मतलब मेजर क्लाइंट मतलब आपकी कंपनी, जो कि मान लीजिएगा सपोज कीजिएगा आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपका एक क्लाइंट एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड के मेजर कस्टमर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि भैया ये ट्रांजैक्शन उनके साथ करती है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो मेजर क्लाइंट कस्टमर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर हो रहा है। अब ये कुछ बेसिक पर्टिकुलर क्लाइंट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ देखी, ध्यान से सुनना, एक बार वापस से रट्टा नहीं मारना है, बेसिक वैसे सोच कर देखना है। नेम क्या होगा, सिन नंबर, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस का डिटेल बताइएगा, फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, अरे 5-7 पॉइंट वैसे लिख दोगे तुम, ठीक है, सिर्फ एक बार चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आता है कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। अब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, एंटिटी को देखेंगे, कैसे कि भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, अगर उसकी कोई होल्डिंग कंपनीज हैं, सब्सिडरीज कंपनी है, होल्डिंग चेन्स हैं, वो बताइएगा, जॉइंट वेंचर्स हैं, तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आ गया। बात समझे ना, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। जब मैं बोल रहा हूं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, तो जैसे फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग पैटर्न, नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी, अगर है तो नेम ऑफ द सब्सिडरीज, होल्डिंग ऑफ कोर्स, चेन होल्डिंग्स एंड डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। ये बात हो रहा है कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर हम इसी को बोलता हूं, सपोज अगर बोर्ड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखते हैं कि उसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन कौन कितना है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताइएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, विमेन डायरेक्टर्स है, ये बताना होगा। क्लियर हो रहा है सर? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्लियर होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, फिर उसका सब्सिडरी, नेम ऑफ सब्सिडरी क्या है, नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी क्या है, होल्डिंग चेन देखेंगे, जॉइंट वेंचर्स की हुई है, एसोसिएट कंपनीज हैं, बताइएगा। अब कह रहे हैं परमिसिबल बिजनेस इंफॉर्मेशन एज पर मेमोरेंडम ऑफ कोर्स यार, मेन ऑब्जेक्ट कहां लिखा होता है यार, सबको पता है, मेमोरेंडम ऑफ पोजीशन के अंदर, एमओए के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस क्या है, तो ये मेन ऑब्जेक्ट हम लिख लेंगे। परमिसिबल बिजनेस इंफॉर्मेशन, परमिसिबल बिजनेस का मतलब कि आप जानते हो ना कि आपने आरओसी को जैसे ही मेमोरेंडम रजिस्टर करवाया, उसने देखा हाँ जी ये लॉफुल बिजनेस आप कैरी कर सकते हो, उसमें क्या बोलेंगे, परमिसिबल बिजनेस। बोर्ड स्ट्रक्चर अभी बताया था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बोर्ड स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव कितना, नॉन एग्जीक्यूटिव कितना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना, विमेन डायरेक्टर कितना, क्लियर। ट्रांजैक्शन विद द बिजनेस एंटिटीज इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, ऑफ कोर्स यार ज्यादातर कहां होता है इंटरेस्टेड, लोन एंड गारंटी के केसेस में, डिटेल्स ऑफ लोन एंड गारंटीज एंड डिटेल्स ऑफ लोन एंड गारंटीज इन विच द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, अगर उन्होंने गारंटी दिया हुआ डायरेक्टर्स ने या लोन ऑब्टेन किया हुआ है, बात पकड़ना है, या लोन दिया है, गारंटी लिया है थर्ड पार्टी के लिए, ऐसा केसेस के अंदर जहां डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, बताइएगा सर ऐसा क्यों।
एक्सिस बैंक का केस देखा था ना, सॉरी यस बैंक का केस देखा था ना, बात पकड़ में आ रहा है। अगर पता लगा एक कंपनी बना के फंडिंग करते हैं अपनी दूसरी कंपनी बना के और ये परमिटेड नहीं है सर, तो ऐसे केस में पता होना चाहिए। इंटरेस्टेड है तो डिस्क्लोजर सही है उनके, बात पकड़ में आया। फिर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, इस पे तो पूरा डिटेल में क्लास चला है। फॉरेक्स एक्सपोजर्स, ओवरसीज बोरोइंग्स अगर हैं तो, अगर फॉर ईसीबीएल ईसीबी किया हुआ है तो उसका डिटेल दीजिएगा। पेमेंट स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड एरियर्स, नेम ऑफ द सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएफओ। एंगेजमेंट इंफॉर्मेशन का मतलब आपको हायर किया, पीसीएस को कंपनी ने हायर किया हुआ है, किसके लिए, किस काम के लिए किया, सेक्रेटरी ऑडिट के लिए किया हुआ है तो उसका डिटेल बताइएगा, या पर्टिकुलर कंप्लायंस इंश्योर करवाने के लिए करवाया उसके लिए बताइएगा, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाने के लिए आपको हायर किया हुआ है तो वो बताइएगा। तो एंगेजमेंट यहां पर क्या है, उम्मीद कर रहा हूं सेक्रेटरी ऑडिट चैप्टर्स में मैंने पढ़ा, चैप्टर नंबर 8 में, उम्मीद होगा याद होगा, ठीक है। एंगेजमेंट देखो जो टॉपिक्स हमने अभी रिसेंटली कवर किए, आई डोंट थिंक सो कि मुझे पूरा एक्सप्लेन करना होगा, इतना तो आपको थोड़ा समझना होगा। कोई नया बच्चा आके एकदम से देख रहा है तो उसको भी कन्वीनियंट बता दूं कि वो क्लासेस रिक्वेस्ट कर सकता है, रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। चलिए सर, यहां तक का तो हमने जनरल बात देख लिया। फिर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट और बाय द कंपनी, और बाय अगेंस्ट द कंपनी, और या ऑफ बाय द कंपनी भी देखेंगे, और डायरेक्टर्स। अब ध्यान सुनना क्या होगा, कह रहा है कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या कमेंस है, दोनों में डिफरेंस समझना। पेंडिंग का मतलब होता है बेसिकली कोर्ट में जाके पिटीशन लगाया हुआ है और अभी कोर्ट ने अभी उसको हियरिंग का डेट नहीं दिया। मतलब हियरिंग का डेट का मतलब यहां पर क्या है कि कोर्ट अभी आपको डेट देगा, भैया ठीक है आपके अभी फाइल जाके लगी है, फाइल अभी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसे कंसिडर करेगा, ठीक है। तो अभी तक उस पे ऊपर हियरिंग आया ही नहीं है, ठीक है। एक है हियरिंग हुआ, कोर्ट ने केस एडमिट कर लिया, मतलब कमेंस्ड हो गया, डिफरेंस समझना। अभी पहला कह रहे हैं पेंडिंग का मतलब आपने पिटीशन फाइल किया है, या कंपनी के खिलाफ पिटीशन फाइल हुआ है, या डायरेक्टर के खिलाफ पिटीशन फाइल हुआ है और कोर्ट ने अभी तक हियरिंग नहीं किया है, ऑलराइट। दूसरा बात कि हियरिंग हो गया, फर्स्ट हियरिंग पे डेट दे दिया गया कि भैया हाँ जी आपकी सुनवाई होगी, मतलब कमेंस्ड हो गई, बात पकड़ में आ रहा है। तो जब केस एडमिट हो जाएगा तो वो कमेंस्ड माना जाएगा, ऑलराइट सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सब है ना तुमको समझा रहा हूं, ध्यान सुनते जाना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी प्रोसीडिंग्स या सॉरी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है या कमेंस्ड है या रिजल्टिंग है। क्या सर, पेंडिंग का मतलब भी बताए थे, कमेंस का मतलब बताए थे, रिजल्टिंग का मतलब क्या है, रिजल्टिंग मतलब कन्विक्शन का ऑर्डर आ गया कि भैया डायरेक्टर को जेल में डालो। हाँ, अगर ऐसा भी कोई ऑर्डर आ गया है तो उसका डिटेल दीजिएगा। या किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर पेंडिंग है या कमेंस है या रिजल्टिंग है, उसके बारे में बताइएगा। ये पास्ट में हुआ था डायरेक्टर को जेल, उसके बारे में डिटेल दीजिएगा। बात पकड़ में आ रहा है। तो पहले 3 पॉइंट समझते हैं। ये वाला डिटेल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग और कमेंस्ड, याद रहेगा। डिटेल ऑफ पेंडिंग है, कमेंस्ड है, ठीक है जी, दोनों के लिए, कंपनी हो या डायरेक्टर, दोनों केस में। फिर क्या, डिटेल्स ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ एनी पेंडिंग कमेंस और रिजल्टिंग इन कन्विक्शन इन द पास्ट अगेंस्ट एनी डायरेक्टर और कंपनी और इट्स पेरेंट कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनीज, सबके बारे में बताना पड़ेगा। फिर क्या, डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इफ एनी पेंडिंग और कमेंस और रिजल्टिंग इन कन्विक्शन इन द पास्ट अगेंस्ट द डायरेक्टर। बात पकड़ में आया, 3 बात क्लियर हुआ, आई होप क्लियर होगा। डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाइड कर दिया सर सेक्शन 164 के अंदर, डिटेल दो भैया कौन डायरेक्टर था वो। Whether any of the directors of the company attracts any disqualification ambiguous under section 164, ठीक है, या has any director or company or its parent company or its subsidiaries at any time have been found guilty of violation of rules, regulations, legislative requirements by custom, excise, income tax, foreign exchange, other revenue authorities, if so then give the particulars of it। अगर किसी भी, जिसमें भी हम देखें जनरली जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू से रिलेटेड या रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, उनसे बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो कस्टम के हो, फॉरेन एक्सचेंज के हो, इनकम टैक्स के हो, उनकी रूल्स की वायलेशन कंपनी ने, उसकी पेरेंट कंपनी ने, सब्सिडरीज ने की हुई है तो उसका डिटेल्स दीजिएगा। Whether any director at any time has come into adverse notice of the regulators, मतलब चाहे सेबी, IRDS या फिर RBI है, MCA, यहाँ से कोई एडवर्स नोटिस आया है क्या। एडवर्स नोटिस का मतलब आपने वायलेशंस की हुई हैं उसके केस में भी। और डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक इंस्टीट्यूशंस। ऑल राइट सर। अब सर ये याद कैसे करेंगे, कुछ रट्टा नहीं मारना है, जैसे कभी लॉजिकली सोच के देखना। कीवर्ड बताऊं, ध्यान सुनना, कीवर्ड बताता हूं। पहले वाले के अंदर कीवर्ड क्या है कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है या कमेंस है, दोनों के केस में, कंपनी और डायरेक्टर केस में, ठीक है। तो प्रोसीडिंग पेंडिंग एंड कमेंस, इसको हटाओ, लॉक कर दो, मतलब लॉक यहां करना है, फेंकना नहीं है।
दूसरा प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, कमेंस्ड है। ऑफ कोर्स कोई प्रोसिक्यूशन, अब देखो समझना, प्रोसिक्यूशन में बोल रहे हैं तब कहीं ना कहीं हम किसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे, थॉरली सबको ही। प्रोसिक्यूशन का बोल रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, बोला कंपनी ने किया है सर, कंपनी ने किया है, पेरेंट कंपनी ने किया है या सब्सिडियरी ने किया है, जॉइंट वेंचर्स ने किया है, मतलब जॉइंट वेंचर्स एसोसिएट सब किया है, जॉइंट वेंचर एसोसिएट सब किया है, डायरेक्टर ने किया है, और उसमें प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, कमेंस्ड है या रिजल्ट इन कन्विक्शन है, उसका डिटेल दीजिएगा। कोई डायरेक्टर पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, कमेंस्ड है, रिजल्टिंग है इन द पास्ट जहां पर उनको कन्विक्शन हुआ था, जेल हुआ था, तो उसका डिटेल दीजिएगा। सेक्शन 164 की वायलेशंस करके कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हुए थे, उनका पर्टिकुलर्स दीजिएगा। या किसी भी तरीके की जो रेवेन्यू अथॉरिटीज के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, चाहे वो कस्टम से रिलेटेड हो, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, उनके रूल्स की रेगुलेशंस की वायलेशन चाहे पेरेंट कंपनी ने उसकी सब्सिडीज ने कही हुई है, तो पकड़ो उसको भी। पकड़ में आ रहा है जो बता रहे हैं। या कोई एडवर्स नोटिस आया हुआ है IRDA से, पता लगा MCA से, सेबी से, तो ऐसा केस में ही बताना पड़ेगा, अरे यार तुमने तो डिपॉजिट्स, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स में घपलाबाजी किया हुआ है, उसका डिटेल दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए, उम्मीद कर रहा हूं बात याद हुआ होगा। फिर फर्दर कहता है अदर इंफॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ IPO FPO राइट इश्यूज है, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ और अदर COP नंबर, COP मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जल्दी मिलने वाला है यार, तुम मेहनत करो यार, थोड़ी और मेहनत करो, पास हो फटाफट से जून के एग्जाम में, ठीक है, पास हो, जल्दी अपना COP लो, ठीक है, एंड आई विश यू कि तुम जल्दी CS बनो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, फील्ड में आओ, मजा आएगा। या कंपनी का जो ऑफकोर्स सेक्रेटरी ऑडिट किया तो उनके नेम, एड्रेसेस एंड COPs, चलो ठीक है। एंड लास्ट में अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस बात की अंडरटेकिंग कंपनी आपको देगी कि बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है। Undertaking from the client to inform them that the information provided to the best of the knowledge and the belief true and complete. Undertake to keep the PCS informed as soon as possible of all events which take place subsequent to his engagement which are relevant to the information provided above. Of course, अगर engagement लेने के बाद में मतलब आपने असाइनमेंट लिया, असाइनमेंट आपका सेक्रेटरी ऑडिट का हो सकता है उस क्लाइंट के लिए, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है उसमें कोई चेंजेस आएंगे, ऑफ कोर्स वो कंपनी आपको इंटीमेट करेगा, ठीक है सर। अब एक और क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला सर क्या करना है सर, इसका करना क्या है बेटा, एक बार गो थ्रू करना है, अभी समझाया है, आई होप याद भी हो गया होगा, ठीक है, सो इसको रीड करना है, पता होना जरूरी है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, सजेस्टेड क्राइटेरिया टू बी अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल एज KYC नॉर्म्स, क्या क्या होंगे, जैसा कहता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी, फिर कहता है क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, क्लाइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म या मॉनिटरिंग द ट्रांजैक्शंस बेसिकली, और रिस्क मैनेजमेंट। ध्यान सुनना, 4 स्टेप्स यहां पे बताए गए हैं। क्या? जनरली द KYC पॉलिसीज इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग 4 की एलिमेंट्स। पहला कहता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी। देखिए आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बहुत क्लियर होगा। जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि भाई मुझे अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो बैंक क्या कहता है कि हम अपने कौन कौन से क्लाइंट्स को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे आपने देखा, और उसको बैन किया हुआ है, रेगुलेटर से बैन किया हुआ है कि वो आने वाले 1 साल तक, 2 साल तक, 6 महीने तक, ये तो भी एक ड्यूरेशन तक बैन किया है कि वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। तो क्या हमने ये बात, मतलब हमारी क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी बता रही है कि हम ऐसे जो लोग हैं जिन्हें बैन किया हुआ है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, या जिस क्लाइंट की आइडेंटिटी डाउटफुल होगी, क्लियर नहीं होगी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहां पे जो बोला गया गाइडलाइंस के अंदर, वो बोला गया क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी। क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी समझ में आ रहा है, कोई बैन है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, बेसिकली इसमें 2-3 बातें खास होती हैं कि आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर कंट्री से वो बिलोंग करता है जिस कंट्री को अभी मना किया गया कि आप उसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जिसे हम बोलते हैं एनिमी कंट्री। तो ऐसे केसेस में हमारी क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी हम बनाते हैं। बात पकड़ में आया? सॉरी है। अच्छा ऐसा है, सुनो, क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, आप एडिशनल कुछ ग्राउंड्स या पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सपोज अगर कोई एनिमी कंट्री है और रेगुलेटर्स ने स्पेसिफिकली कहा कि भाई उसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, तो आप अपनी पॉलिसी में नहीं लिख देंगे कि हम तो करेंगे। बात पकड़ में आ गया होगा, लॉजिकल है। फिर आता है क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा कोर फोकस होता है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, याद रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यहां पर है कि हम किस तरीके की हम अपने आइडेंटिफाई करते हैं अपने क्लाइंट को। बात पकड़ में आ रहा है? उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर फॉलो करते हैं।
फिर क्लाइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कह लीजिएगा, इसे ट्रांजेक्शन कह लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि क्लाइंट की अपनी इंफॉर्मेशन ले ली, आपको आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन अब क्लाइंट कर क्या रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग का मतलब है हमें ट्रैक करते रहना है। बेसिकली ट्रैक क्या करेंगे, मैकेनिज्म का मतलब अगर मैं कहूं और दूसरे वर्ड में ट्रांजेक्शन ट्रैक कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन ट्रैक कर रहे हैं कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको लगता है सस्पिशियस है, हाँ, या जहां पर भी आइडेंटिटी उसकी क्लियर नहीं है, आप उस पर इमीडिएटली अलर्ट जनरेट करें। एंड लास्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट का खास तौर से क्या मेन पर्पस है भी क्या कि प्रिवेंट हो सके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस, हाँ, टेररिज्म को फंडिंग ना की जा सके, फ्रॉड, ब्राइबरी, करप्शन जैसी प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। तो रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग ही हम ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर सिलेबस में आपके ना इसको डिटेल में नहीं बताया गया, अदरवाइज एक बहुत डिटेल टॉपिक है क्या है, बट यहां पर हम कुछ बातें ऐड कर लेते हैं। जैसे कह रहा है, एज अ कोड फॉर अ गुड प्रैक्टिस एवरी प्रोफेशनल शुड एंश्योर दैट नो फ्रॉड हैज बीन टेक प्लेस ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ पुअर केवाईसी नॉर्म्स। It is duty of the professional proper checking of documents will be done in order to complete the requirement of KYC norms. There is no settled manner for doing KYC by the professional. However, ICSI has prepared a policy on KYM, हमने डिस्कस किया हुआ है, KYC अभी डिस्कस किया, norms. However, variation the procedure for KYC of one-time assignment and for regulated client may be there. The professional should take extra care with the foreign client to ensure that all the rules and regulations are followed according to the specified procedure for dealing with the foreign clients. जैसे भी हमने कहा कि देखो फॉरेन क्लाइंट्स के केसेस में जनरली क्या प्रॉब्लम होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस। ध्यान रखना, मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, कोई फॉरेन क्लाइंट के केसेस में गड़बड़ होता है। हवाला जैसा कांड, हवाला कांड हो जानते हैं आप लोग, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि फॉरेन क्लाइंट साथ में आपको बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी की बात करें, टेररिज्म पकड़ में आ रहा है, फंडिंग की बात करें, या फ्रॉड की बात करें, या ब्राइबरी की बात करें, अगर जनरली हम देखें जहां पे फॉरेन क्लाइंट इन्वॉल्व होगा, खास तौर से डिफिकल्टी कब आती है, आइडेंटिटी को लेके। तो यहां पर ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ज्यादा अवेयर रहें, एक्स्ट्रा केयर रखें। क्यों हो रहा है? अच्छा, अब सर आ गया तो 4 पॉइंट हमको पता होना चाहिए। क्या क्या? क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी, बहुत सिंपल सा है, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड क्लाइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। लास्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट। सर आएगा नहीं आएगा यार, पढ़ा रहे हैं यार तो जरूर देखो यार। ऑलराइट, अब एक और कॉन्सेप्ट है, कहता है एनहांस ड्यू डिलिजेंस इन केवाईसी। एनहांस ड्यू डिलिजेंस का मतलब, साथ एक बात रखना, ध्यान सुनना मेरी बात, इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है ना इसका आने का, उसका एक ही बात बोलूंगा, ध्यान सुनना। ये कहता है जो भी सिंपल वर्ड में लिखे देते हैं ना, इसका मेन पर्पस क्या समझो, हाईली रिस्की प्रोफाइल क्लाइंट्स, या ऑब्लिक करके लिख दीजिएगा कस्टमर्स एंड लार्जर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मेन बात बता दूं मैं आपको, एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस के पीछे लॉजिक जो है वो ये है कि ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे कस्टमर जो हाईली रिस्की हैं। सर हाईली रिस्की, जैसे अब देखो एग्जांपल समझो, अभी हमने कहा एग्जांपल के तौर पे फॉरेनर क्लाइंट्स हैं, आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, हाँ, कोई पॉलिटिशियन है, हाँ, कोई इवन यू नो व्हाट, सम इन सर्टेन केसेस वी कैन कॉल इट एक्टर्स हैं, ठीक है, बड़े बिजनेसमैन हैं। मतलब क्या है समझो, ये हाईली रिस्की क्यों है? देखो समझो यार, कहीं ना कहीं ना डाउट रहता है। अब समझो, देखो एक कंट्री टेररिज्म फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, नाम किसी का लूंगा, मैं मुझे पंखा नहीं लेना है टेररिज्म एक्टिविटी वालों से, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई कंट्री टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसकी कंट्री के पॉलिटिशियन ही ऑफ कोर्स ऐसे हो सकते हैं जो ये एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं। हम जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है सर, आपने नाम ले दिया है, अब देखेंगे भैया, जिंदगी का कुछ भरोसा तो है नहीं, लेकिन नाम ले दिया तो ले दिया है। सो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में बात बहुत क्लियरली है कि टेररिज्म फंडिंग्स होती हैं वहां पे, सब कुछ है, ठीक है।
अब पाकिस्तान गवर्नमेंट जानता है और सारी चीजें हैं ना, यू नो व्हाट। सो अब ये हाईली रिस्की प्रोफाइल है नहीं, क्योंकि बिना पॉलिटिशियन सपोर्ट के कैसे पॉसिबल है। ऐसी केसेस में बड़े कोई एक्टर्स हैं इन्वॉल्व एंटी के बिजनेस, अभी एक्टर का केस में यू नो शाहरुख खान के केस में भी ऐसा हुआ था। टेररिज्म एक्टिविटी नहीं कह रहा हूँ शाहरुख खान के केस में, बट खास तौर से इनकी ट्रांजेक्शन पे ध्यान रखा जाता है। ये बड़े बिजनेसमैन हैं, फॉरेनर्स हैं, ऐसे केसेस में अब ये क्या हाईली रिस्की प्रोफाइल्स हैं, मतलब हाईली रिस्की क्लाइंट प्रोफाइल्स हैं, इन पर ध्यान रखना जरूरी है। और अगर मान लीजिएगा बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, हाँ अभी सुन में आया था रिलायंस जियो 4K पे 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करी है, तो भाई टेंशन तो होता है ना कितना बड़ा पैसा इधर उधर जा रहा है, जरा हम देखते हैं किसके पास जा रहा है कैसे। ऐसे केसेस में एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइंस दी गई, ठीक है। और ये इसके इन्होंने 3 तरीके बताए जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। वो क्या है, पहला रिग्रेस एंड रोबस्ट होगी। ये कैसी होगी, रिग्रेस एंड रोबस्ट। क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि तो कैसा है, हाईली रिस्की है, हाईली रिस्की है। कैसा है, हाईली रिस्की। अरे यार तुम क्यों रिस्की हो रहे हो, चलो देखो कैसा है, हाईली रिस्की। सो यहां पे क्या कह रहा है, अरे यार व्हाट नॉनसेंस दिस। देखा अभी मैंने नाम क्या ले दिया टेररिज्म का, बस शुरू हो गए लोग। हाँ चलिए आइए देखिए, हाईली रिस्की का बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं आप हाईली रिस्की, तो यहां पर रिग्रेस एंड रोबस्ट प्रोसीजर होना चाहिए। कैसे, देखो समझो, रिग्रेस का मतलब यह नहीं है कि उनको कहीं बंदी बनाकर उनके साथ में टॉर्चर करके उनसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रैकिंग करना होगा, आइडेंटिटीज को बहुत क्लियर करना होगा, बहुत जरूरी है। रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए, खास तौर से जैसे एग्जांपल समझो, अब जैसे जो कंट्रीज आपको पता है कि ऐसी कंट्रीज जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के है ना फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, ऐसी कंट्रीज हैं। तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिएगा रशिया फाइनेंशियल टास्क फोर्स के मेंबर है। अब रशिया ये कहता है कि नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन हमारी कंट्री से यूएस के साथ हो रहा है इसे हमने कंसीडर किया है। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस इस बात की कि वो रेगुलेटर्स उस बात की एश्योरेंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिलेवेंट एडवर्स इंफॉर्मेशंस, अगर ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइंस के अंदर 3 बातें देखो, रिग्रेस एंड रोबस्ट। जनरली दिस मींस इज कंसिस्टेंट, थॉरो एंड एक्यूरेट। ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट, बोलो बोलो, consistent, thorough and accurate in respect of what information of the clients. Process must be documented, मतलब जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड होना चाहिए। रिकॉर्डेड होगा तभी क्या होगा, एंड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय रेगुलेटर्स। बात पकड़ में आ रहा है, बोलो मेरे साथ में क्या है, कैसा कर रहा है, रिग्रेस एंड रोबस्ट होना चाहिए। इसके लिए कैसा होगा, ये कहता है कंसिस्टेंट। रिग्रेस एंड रोबस्ट का मतलब क्या है, रिग्रेस एंड रोबस्ट का मतलब है कंसिस्टेंट, थॉरो एंड एक्यूरेट, ताकि ये प्रोसेस कैसा हो, डॉक्यूमेंटेड हो और अवेलेबल होना चाहिए फॉर इंस्पेक्शन। दिस प्रोसेस मस्ट बी स्मार्ट, स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, स्केलेबल एंड प्रोपोर्शनेट टू रिस्क एंड रिसोर्सेस। ऑल बॉल A ball workflow system ensuring ball workflow समझते हैं ना, step by step by step, all right, ensuring that the KYC process and procedure are defined, repeatable and measurable and recommended। बहुत कंजूसी से बता रहा हूँ तुमको, सच बताऊँ ऐसे ने बहुत कंजूसी से ऐसा लिख के छोड़ दिया है, बहुत पकड़ में आ रहा है। बट इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो हम अभी मैंने बताया, जो हाईली रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं एंड जनरली व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द लार्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इवन एक और इंपॉर्टेंट बता दूं, जरूरी नहीं है कि यू नो व्हाट हाई प्रोफाइल रिस्की बोलूं क्लाइंट्स ही, लेकिन कहीं लार्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व है, तब भी एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही क्या है कि हम उस ऐसे ट्रांजैक्शंस पे, ऐसे रिस्की प्रोफाइल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। रीजनेबल एश्योरेंस डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स इंक्लूडिंग द ज्यूरिडिक्शन, कहां की, अब जैसे किस कंट्री से कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री से ट्रांजैक्शन है, या इवन हम स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, जैसे अभी तो मैंने एग्जांपल दिया, पाकिस्तान का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बोले थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा समझ जाओ, समझ में आ रहा है। ज्यूरिडिक्शन, रिस्क एंड रिसोर्सेस, रिस्क एंड रिसोर्सेस,
for sanction matches it depends upon the information provided by the regulators. अब reasonable assurance का मतलब है, जैसे मैंने भी कहा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कंट्री, जी हाँ, इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ वो हमारी गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं, तो भाई एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि हाँ इंडिया के पर्टिकुलर ना रेगुलेटर ने, मतलब इंडिया के अंदर सेबी ने ट्रांजेक्शंस को अप्रूव किया हुआ है, यहां से क्लियरेंस है, तो ये रीजनेबल एश्योरेंस होती है। कैसे? एग्जांपल समझो, आप इंडिया से उठ के बाहर बिजनेस करने जा रहे हो, पीछे कौन बैठा हुआ है? आरबीआई। आरबीआई क्या बोलेगा? रुक, कहां जा रहा है भाई? सर बाहर जाके बिजनेस करना है, इंडिया के बाहर। तो आरबीआई क्या बताओ क्या क्या बिजनेस करोगे? अब वहां से क्लियरेंस लेके जब वो बाहर जाएगा किसी और कंट्री में, तो उसको ये, उस कंट्री को ये भरोसा रहता है कि हाँ रेगुलेटर्स ने इसको वहां से ग्रीन सिग्नल दे रखा है, मतलब वो कंट्री हमारे को समझने लिए रीजनेबल एश्योरेंस बनेगी। सो बात पकड़ में आ रहा है। ऑल इन ऑल केसेस द सजेस्टेड स्टैंडर्ड्स टू द सिविल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ। सिविल का मतलब वे बताना जरूरी है, जैसे ऑन द बैलेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी आइडेंटिटी, खासतौर से सिविलियंस आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, ठीक है। रिलेवेंट एडवर्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट, फ्री एंड सब्सक्रिप्शन डेटाबेस, मीडिया विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिकेटिव ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और प्रेडिक्ट ऑफेंसेस। अब यहां से क्या होगा? रिलेवेंट एडवर्स इंफॉर्मेशन में इस मेथड थ्रू, जैसे वो मीडिया है, या सब्सक्रिप्शंस हैं। आप जैसे सब्सक्रिप्शन मतलब अलग अलग आप देखे होंगे ऑनलाइन, ऐसे कई सारे डेली बेसिस पे न्यूज हैं जो आपको आप सब्सक्राइब करके भी आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसे बेसिकली कहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज बोलते हैं, ट्रेंडिंग न्यूज के भी ये चल रहा है, ठीक है। आई होप ये तीन बात क्लियर होगा। रिगरस एंड रोबस्ट होना, रीजनेबल एश्योरेंस, एंड थर्ड वन इज रिलेवेंट एडवर्स इंफॉर्मेशन। अब इसके अलावा देखो, ये जब पढ़ते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इन केवाईसी। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस केवाईसी नॉर्मल कस्टमर्स के लिए, बैंक्स को, या देखिए जैसे हम जानते हैं आरबीआई ने कहा रखा है कि बैंक्स इंस्टीट्यूशंस तुमको केवाईसी कर रही है। जब भी तुम्हारे यहाँ कोई क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा, अकाउंट ओपन करवाएगा, केवाईसी करवाओ। बात पकड़ में आ रहा है? इसी के केस में अब ध्यान सुनना, जिन केसेस में हाईली रिस्क होता है, जैसे भी हमने कहा हाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, या हाईली रिस्क प्रोफाइल ऑफ क्लाइंट्स और कस्टमर्स, ऐसे केसेस के अंदर याद रखिएगा हम एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस करते हैं। नॉर्मल केसेस के अंदर कंपनीज या जो बैंक्स हैं, क्लाइंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं? कस्टमर केवाईसी। ये नॉर्मल प्रोसेस है। आओ देखते हैं एक बार। Bank and financial institutions have been advised by RBI to follow certain customer identification procedure for opening of accounts, monitor transaction of suspicious nature for the purpose of reporting the same to the appropriate authority. सिंपल सी बात है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है, ऑफ कोर्स बैंक से इंस्टीट्यूशन इंटीमेट तो करेगा अपना, किसको इंटीमेट करेगा? आरबीआई को इंटीमेट करेगा। अब अज्यूम करके देखिएगा, ऐसा केसेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, कोई अकाउंट है जिसमें जो नील था, सडनली उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्टिविटी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड की बात ज्यादा हो रही है। जैसे मान लीजिएगा एक अकाउंट इसमें बैलेंस वगैरह मेंटेन नहीं किया था, अब पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर हर 5-7 लाख रुपए हर डे पर डे 5-7 लाख ट्रांजैक्शन हो रहा है। बोला यार ये कहां से इतना अमीर हो गया भाई? हमें कोई चिंता नहीं है, आप हमें इंटीमेट कर दो, मेन बात यही है। लेकिन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उसका आपको उसकी कंसर्न रेगुलेटर्स को इंटीमेशन देना पड़ेगा। KYC guidelines have been revisited in the context of recommendation made by the Financial Action Task Force on anti-money laundering and standard and combating finance of terrorism. Detailed guidelines based on the recommendation of FATF, the paper issued on customer guidelines due diligence for the banks by the Basel Committee on Banking Supervision. With the suggestion, of course, Basel Committee ने suggestions दिए थे किसके ऊपर? Customers KYC के लिए, खासतौर से बैंक्स को कंसीडर किया गया था, बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को considered necessary have been issued on bank financial institutions were advised to ensure that the proper KYC framework on know your customer and anti-money laundering users is formulated and put in place with the approval of their boards. मीनिंग क्या है? मीन्स कस्टमर केवाईसी का मतलब क्या है? कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाइंग, वेरीफाइंग द कस्टमर्स। आइडेंटिफाइंग मतलब आप जानते हैं आपका कस्टमर कौन है, और वेरीफाई करते हैं थ्रू उसकी आईडी है, उसकी डॉक्यूमेंट से एंड द बेनिफिशियल ऑनर। क्या कह रहे हैं? कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब आइडेंटिफाइंग, बोलो ना, आइडेंटिफाइंग, वेरीफाइंग कस्टमर एंड बेनिफिशियल ऑनर। CDD refers to monitoring of clients and their activities to see if the clients does not change its status over time. तो भैया हमको
टाइम तक चेक करना है उसकी ट्रैकिंग से। जैसे अब कैसा, जैसे चेंज आया, मान लीजिएगा एग्जांपल दे रखा है, सिग्नेटरी में चेंज आ गया, अकाउंट सिग्नेटरी में चेंज इन पार्टनर्स है, चेंज इन ऑब्जेक्ट है, चेंज इन सोर्स ऑफ इनकम है, रेवेन्यू है। तो ऐसे केसेस में आपको अवेयर, आपको पता होना चाहिए और आपका क्लाइंट आपके साथ इसके बात की केवाईसी भी कर रहा हो, इसलिए ट्रैकिंग आप करते रहेंगे। बात पकड़ में आ रहा है सर? एक बात बताइएगा, अगर मैं इस चैप्टर के अंदर अगर मैं कहूं कि हाँ, अगर आपको एक क्वेश्चन, ठीक ठाक सा क्वेश्चन एक और जो बन सकता है वो ये भी है, एनहांस डिलिजेंस, ठीक है, केवाईसी और कस्टमर केवाईसी दोनों पे शॉर्ट नोट आ सकती है, याद रखिएगा शॉर्ट नोट के लिए दोनों में से कोई एक आ सकता है। आई होप यहां तक सेशन में कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन याद रखिएगा, सीआर का देखना मत भूलिएगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, उसे मिस मत करना। सेक्शन खतरनाक सेक्शन चल रहे हैं, सेक्शन 234, 30, 25 तक मैं बात कर चुका हूं, आगे सेक्शन में डिस्कस करने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास में जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अपना टेस्ट मिस मत करना, हर क्लास में बाबा कह रहा हूं अपना टेस्ट मिस मत करना, अच्छा स्कोर करना है, अपना टेस्ट मिस मत करना। इन टेस्ट पेपर में बहुत ही मेहनत के बाद आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस रेडी किए जाते हैं, और मैं बता दूं ये कोई नया प्रैक्टिस नहीं है, बहुत पुराना टाइम से कर रहे हैं, लास्ट 8 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं वो कितना भी नालायक हो भाई, पास हो ही जाता है, और वो लायक हो ही जाता है, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, लायक बनने में मेहनत लगती है। सो क्लास तो रेगुलर करना ही है, साथ साथ रेगुलर टेस्ट भी करना है। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।